नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज आज नहीं बल्कि कल विश्व योगा दिवस है और योगा हमारे ओवरऑल सेहत के लिए एक काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योगा सुन के ऐसा लगता है कि हम फिटनेस की बात कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, हम एक पीस ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं और अ, जब किडनी के मरीज इसके बारे में सोचते हैं, तो ये सोचते हैं कि अरे योगा तो हेवी चीज़ है, एक्सरसाइज है। अ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार बंदा हूँ, मुझे किडनी की बीमारी है, मुझे डायलिसिस चल रहा है या मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो फिटनेस के लिए बीमारी कोई कारण नहीं है फिटनेस नहीं करने का। तो फिटनेस सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे आप बीमार हो, बल्कि आप बीमार हो या आपको कोई बीमारी है, तो आपको एक्टिव रहना ज़रूरी है और योगा जैसी एक्टिविटी, जैसी कंप्लीट एक्टिविटी कोई भी नहीं है। तो इसके बारे में और भी हम चर्चा करेंगे। आज के दिन के 2 पहलू हैं। 2 पहलू हैं। हम ये 2 चीज़ें यहाँ पे उजागर करना चाहते हैं। एक तो हमारे पास आज 2 अतिथि हैं, जो हमारे मित्र बन चुके हैं पिछले 10 सालों में। इनके द्वारा हम ये संदेश सब तक पहुँचाना चाहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जीवन किस तरह रहता है, किस तरह नज़र आता है और कितना रह सकता है। इन दोनों का नाम है मिस्टर मनोज पाली और मिस्टर पवन चौधरी। इन दोनों की यूनिक बात ये है, दोनों यंग हैं, दोनों का किडनी प्रत्यारोपण हुआ है और दोनों का किडनी प्रत्यारोपण एक ही साल में, एक ही महीने में हुआ है। 2011 के मार्च महीने में इन दोनों का किडनी प्रत्यारोपण हुआ। मनोज पाली की माताजी ने उनको किडनी ट्रांसप्लांट दिया, किडनी डोनेट किया था। माताजी शायद उनके साथ इस समय नहीं है, बट आई है तो हम उनके बिल्कुल दर्शन करना चाहेंगे। एक स्लाइड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे तो ये हैं मिस्टर मनोज और इनके ट्रांसप्लांट को अब 10 साल हो चुके हैं और माता जी का साइज देखिए और मनोज का साइज देखिए और देख के लगता है कि इतनी छोटी माता जी, उनकी किडनी कितनी छोटी होगी और इतने बड़े मनोज भाई, इनके शरीर में क्या ये किडनी चलेगी? लेकिन लगता है कि द बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द मदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हर किडनी इज वेरी स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, किडनी अच्छी चल रही है और मनोज का क्रिएटिनिन 1.5 को छुआ भी नहीं है। शुरू में जरूर उनके साथ प्रॉब्लम आए हैं और इसके बारे में हम उनके साथ बात भी करेंगे, ठीक है? तो ये मैं एक चीज़ दिखाना चाहता था और दूसरी बात, दूसरे हमारे अतिथि हैं मिस्टर पवन चौधरी और इनके वजह से हम आज योगा की बात कर रहे हैं और इनके ज़रिए से हम योगा की बात और बढ़ाना चाहेंगे। तो इनका भी ट्रांसप्लांट जैसे मैंने बताया 2011 की मार्च में हुआ है और इनका इनके जो डोनर हैं वो इनके पिताजी हैं। वो भी आज स्वस्थ हैं, एकदम अच्छे हैं और अगर संभव है तो हम उनसे भी थोड़ा वार्तालाप करेंगे। तो स्वागत है आपका। और पवन जी की बड़ी बात ये है कि उन्होंने योगा वो पहले भी करते थे और लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद उन्होंने सीरियसली योगा को अपनाया है और अब इस हद तक अपनाया है कि अब वो इसके क्लासेस लेते हैं
और सबको सिखाते हैं कि योगा कैसे करना चाहिए। और हम उनके ज़रिए से हम ये समझना चाहेंगे कि अगर किसी को किडनी की बीमारी है, कोई किडनी का मरीज़ है, तो क्या वो योगा नहीं कर सकता? और कर सकता है, तो किस हद तक कर सकता है, कौन से आसन कर सकते हैं? अब समय जितना भी हमारे पास है, उसमें जितना भी वो बता सकते हैं, हम उनसे सुनने की चाहत रखते हैं। तो मैं चाहूँगा और इन सब का जो अ, जिसे कहते हैं कि समालोचन करेंगे, वो है डॉक्टर सुनीति खांडेकर। उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि इस मीटिंग को आगे बढ़ाएँ। थैंक यू सर। नमस्कार। किडनी रोग और योग इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर खांडेकर सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। यहाँ पर हमारे दो विशेष अतिथि हैं, जैसे सर ने बताया, श्रीयुत मनोज पाली जी और श्रीयुत पवन चौधरी जी। तो इन्होंने इस बात को बहुत खूबसूरती से लिया है कि जिंदगी खूबसूरत है तू जन्म लेती हुई, जिंदगी खूबसूरत है तू जन्म देती हुई। तो माँ और बेटे का या माँ और पिताजी और बेटे का जो ये बॉन्ड है, ये बहुत अच्छे से इन दोनों के लाइफ में, जीवन में दिखाई देता है। और इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे से लिया है कि जख्म कहाँ कहाँ से मिले हैं, छोड़ इन बातों को, जिंदगी तू तो बता, सफर और कितना बाकी है। और डटकर उन्होंने जो भी उनको प्रॉब्लम्स थे, किडनी डिसीज था, इसका सामना किया है। तो मनोज जी, कुछ सवाल सबसे पहले आपसे। नमस्कार। आपकी उम्र क्या है मनोज जी? 42 में। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं एक ग्रैंडविल नॉर्डन टिबोरी में, मैं वहाँ सर्विस करता हूँ। अच्छा, आप रहते कहाँ हैं? नागपुर में मेडिकल हॉस्पिटल के पीछे भगवान नगर। अच्छा, तो आप नागपुर में मेडिकल हॉस्पिटल से बुट्टी बोरी जॉब के लिए जाते हैं? हाँ, कंपनी का बस से जाना आना होता है। अच्छा, तो बस का जो सफर है वो कितने मिनट का है? 5 से 50 मिनट या 1 घंटे के लगभग। अच्छा, तो 50 मिनट जाना और 50 मिनट आना, इतना आप ट्रैवल करते हैं रोज? ओके, आपकी जॉब कितने बजे से कितने बजे तक होती है? 3:30 बजे तक है। 3:45 बजे हम वहाँ से निकल 5 बजे करीब स्टॉप पे पहुँच जाते हैं। वहाँ से फिर बस या अपनी गाड़ी, वो सफर 10 या 15 मिनट का होता है। अच्छा, आपका जॉब किस तरह का है? यानी आपको बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है, या आपका डेस्क जॉब है, या दोनों मिलकर होता है? सुपरविजन है? नहीं, सुपरविजन नहीं है। मेरा ऑपरेटिंग जॉब है। अच्छा, ऑपरेटिंग करता हूँ जब ट्रांसप्लांट हुआ है, पैकिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, अच्छा, गुड गुड गुड। नमस्कार पवन जी। पवन जी, आपकी उम्र कितनी है? हेलो, हेलो। हाँ मैम, बोलिए ना। हाँ, आपकी उम्र कितनी है पवन जी? बीच बीच में आवाज कट रही है तो। ओके पवन, तुमचं वय किती? पवन, हाँ सर। हाँ, तुमचं वय किती म्हटलं? परत
तुमचं वय जवळपास 30 वर्ष असेल. माझं वय 38 वर्ष. 38 वर्ष. आणि याचा अर्थ ट्रान्सप्लांट झाला तेव्हा तुम्ही 28 वर्षाचे होते. बरोबर. ओके. डॉक्टर सुनीति. यस सर. हाँ. यस. पवन जी, आप क्या काम करते हैं? मैं नॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बुक्स की कंपनी. और उसके साथ साथ आप योगा भी सिखाते हैं? बस एग्जीक्यूटिव करके हूँ. अच्छा अच्छा. मनोज जी, आपको किडनी डिसीज कब डिटेक्ट हुआ था? किडनी जैसे अभी ट्रांसप्लांट को 10 साल हो गए, उसके 2 साल के पहले किडनी का. अच्छा. और आप डायलिसिस पे गए थे? के बाद 2-2.5 साल के बाद मैंने ट्रांसप्लांट. अच्छा. तो डायलिसिस के वक्त कुछ परेशानियां आ रही थी आपको? हाँ मैम, सबसे पहले तो दिखना काफी कम हो गया था. तो मैं ऑब्वियसली डॉक्टर के पास गया था. तो 3-4 महीने उससे कुछ हुआ नहीं, तो फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया. तो उन्होंने बताया कि आपको आप जनरल फिजिशियन को दिखा दीजिए. तो मैं जनरल फिजिशियन के उन्होंने फिर बताया कि सब कुछ उन्होंने किया, इन्वेस्टिगेशन बोला. उन्होंने मुझे हार्ट के था, हार्ट हॉस्पिटल में. तो मैं प्लैटिना में था, अर्जेंटिना में कोई हॉस्पिटल था धंतोली में. तो वो बोले कि हार्ट का कोई डॉक्टर को दिखाइएगा. तो मैं फिर सबसे पहले खांडेकर सर के पास ही गए. तो तब से मेरा सिलसिला चालू हो गया. तो ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के बीच में कितना वक्त था? ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के बीच में कम से कम 2-2.5 साल का. 2-2.5 साल का. अच्छा. और मनोज जी. हाँ मैम. आपके ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के बीच में कितना वक्त था? वही 3 साल. मुझे 2008 में डिटेक्ट हुआ था ये प्रॉब्लम. हाँ. तो उसके बाद 2011 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है. ट्रांसप्लांट हुआ. आपने कैसे ये सोचा कि ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए, ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? ट्रांसप्लांट के लिए मैडम स्टोरी है, थोड़ा सा बहुत लंबा है, तो मैं शॉर्ट में करके आपको बताता हूँ. ट्रांसप्लांट के लिए मुझे बात आई तो मैं एग्री नहीं हुआ, क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ कि ये कैसा होता है, इसमें लोग बसते हैं और मम्मी या पापा किसी का किडनी लेना और पर्सन का लेना, तो वो कैसा चलेगा, बहुत प्रॉब्लम था. बहुत लोगों से मिलने के बाद, 1-2 के उनसे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मिलाया, तब कहीं जाके मुझे ऐसा लगा. और मैं खांडेकर सर से जब मिला, तब मुझे ऐसा लगा कि बस अब जाना चाहिए. और सर ने मुझे जो मेरा कंफ्यूजन था वो क्लियर किया, और तब कहीं जाके मैं डिसीजन ले. अच्छा. और पवन जी, आपका कैसा था? सबसे पहले तो जब मैं खांडेकर सर से पहली बार मिला था, बोले कि आपका किडनी थोड़ा डैमेज हो गया है, तो आपको प्रॉब्लम बढ़ सकता है. तो मैं 1 साल तक तो के बाद में मेरी मीटिंग थी पूना में. जब मैं पूना मीटिंग बहुत ज्यादा सर दर्द दे रहा था, तो सुबह मैं
में हॉस्पिटल है गायकवाड़ करके, तो मैं उनके पास गया था, तो साहब ही आए थे ठीक करने के लिए। तो जो भी सिलसिला है खंडी है, सबसे पहले गया तो अब वो भी मिले थे, गायकवाड़ हॉस्पिटल में गया, बाद में केयर में गया तो भी खांडेकर सर ही थे। तो उसके बाद रेगुलर डायलिसिस चालू होने के मैंने सुपर स्पेशलिटी में भी डायलिसिस किए, तो वहाँ का उधर जितने प्रॉब्लम थे वो बता नहीं सकता। बाद में केयर में हमने किया था डायलिसिस, तो केयर में किया था हमने डायलिसिस। फिर वो सर ने समझा है कि आपको डायलिसिस किडनी ट्रांसप्लांट सर ने बताया, सर ने उनकी जानकारी दिया, बस वही मैं करता गया। सर मेरे लिए भगवान है, जो वो बताते थे वही डिसाइड हो गया कि ट्रांसप्लांट करना है। तो उसके भी पहले करना थी, पुलिस स्टेशन ये वो, इतने सारे टेस्ट, इतने सारे, तो जो भी हुआ वो अच्छा हो गया। अभी ट्रांसप्लांट हो, अभी नई किडनी का 10वां बर्थडे मना रहे हैं आप लोग? नहीं, न्यू किडनी का 10वां बर्थडे मना रहे हैं आप लोग? हाँ, यानी न्यू लाइफ, एडिशनल न्यू लाइफ का 10वां बर्थडे है। यस, ओवर टू यू सर। नई लाइफ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैडम। तो ये जो 10 साल इनके हुए हैं, ये सभी चाहते हैं कि जिनका ट्रांसप्लांट हो वो भी 10 साल तक पहुंचे, उसके आगे भी पहुंचे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लंबे समय में किडनी की देखभाल इस तरह से करें कि हम भी हमारा ट्रांसप्लांट होने के बाद 10 साल को कंप्लीट करें, 15 साल को कंप्लीट करें, बल्कि सालों साल तक उसको चलाते रहें। तो इसके लिए स्वस्थ रहना ज़रूरी है। स्वस्थ रहने के लिए फिट रहना ज़रूरी है, और फिट रहने के लिए योगा एक बहुत बड़े ज़रिया है। तो योगा के बारे में आगे और हम बात करने वाले हैं। पवन जी हमको एक्सरसाइज बताने वाले हैं और करके दिखाने वाले हैं। हम, अगर आपके लिए संभव है, जो भी बैठे हुए देख रहे हैं, अगर आपके लिए संभव है तो आप साथ में उनके साथ कर भी सकते हैं, या देखने के बाद में अपने समय में आप इसको रोज घर में कर सकते हैं आसानी से। तो उसके बारे में और भी आगे चर्चा करेंगे। तो 10 साल तक पहुंचने के लिए, अब ये 10 साल क्यों मायने रखता है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि सुनने में आसान लगता है, दिखने में भी आसान लगता है कि इनका तो, ये तो यंग थे, ये तो 25-30 साल के थे, ये तो स्ट्रांग थे, इनको दूसरी कोई बीमारी नहीं थी, तो 10 साल तो चल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन 10 साल का महत्व क्या है? इनकी उम्र उस समय 30 के आसपास थी, एक 28 का था, एक 32 का था, और ये उम्र होती है करियर को आगे बढ़ाने की। तो 30s में है तो आपका जॉब स्टेबलाइज होता है, आपका करियर स्टेबलाइज होता है, आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुरू होती है या बढ़ने लगती है। तो ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये जो सारा पीक वाला समय है, प्रोडक्टिविटी का जो पीक है, इस पीक में हमको कोई बीमारी नहीं चाहिए, है ना। अगर हम इस समय बीमार हैं, 30s में, बीच 30s में अगर हम बीमार हैं, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के लिए जा रहे हैं, कुछ समय तक कोई प्राइवेट एम्प्लॉयर टॉलरेट कर लेगा, उसके बाद बोलेगा भाई ये तो मेरी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, मैं इस तरह से नहीं रख सकता। तो कई लोगों ने जॉब खो दिया है इसके पीछे। तो सही समय पे ट्रांसप्लांट करने से और ट्रांसप्लांट लंबे समय तक अच्छा रहने से हमारा सारा रूटीन वापस नॉर्मल हो जाता है। वापस नॉर्मल होने के बाद हम नॉर्मल काम कर सकते हैं, हम हमारा जॉब कर सकते हैं, हमारा रूटीन लाइफ रख सकते हैं। और जिस समय हम डायलिसिस पे जा रहे हैं, हम अकेले उससे गुजर नहीं रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली उससे गुजर रही है। और ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है किडनी की बीमारी का। पूरी फैमिली हिल जाती है,
पूरी फैमिली के रिसोर्सेस इसमें लग जाते हैं, और इमोशनल ट्रॉमा जो होता है वो जो इससे गुजरते हैं उन्हीं को मालूम है। इवन आई कैनॉट प्रिटेंड कि मैं इस बात को समझ सकता हूँ, लेकिन जो इससे गुजरते हैं उनको बिल्कुल इसका अंदाजा है कि पूरी फैमिली किस तरह से हिल जाती है एंड डिस्टर्ब हो जाती है, सारे सेविंग्स का प्लानिंग बिगड़ जाता है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम इससे निजात पाए, हम डायलिसिस के खर्चे से निजात पाए, डायलिसिस की तकलीफों से निजात पाए, और ट्रांसप्लांट करके एक स्टेबल जिंदगी को जिए। तो ये एक और इसके लिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांसप्लांट तो हम जानते हैं कि एक टेक्निकली देखा जाए तो ये एक प्रोसीजर है जहाँ पे हम नई किडनी लेते हैं और पुरानी किडनी को छेड़ते नहीं हैं जब तक बिल्कुल ही जरूरी ना हो, और नई किडनी को इस तरह से जांग के ऊपर थोड़ा सा लगा देते हैं ग्रोइन में, और यहाँ पे आर्टरी और वेन जोड़ देते हैं, और जो यूरिन की नली है उसको ब्लैडर में जोड़ देते हैं। तो ये इस तरह से लगाई जाती है। यहाँ पे लगाने का मतलब तात्पर्य ये है कि यहाँ पे हम अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, चाहे ऑपरेशन करना हो या बायोप्सी करना हो या टटोल के देखना हो, तो यहाँ पे आसानी से हो सकता है। तो लंबे समय में अगर किडनी को अच्छा रखना है तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको अगर हम अच्छा रखते हैं सब अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दवाइयाँ अच्छे से लेना है, सिंपल बातें हैं। ये स्लाइड अगर हो जाती है, ये स्लाइड कंप्लीट हो जाती है, ये स्लाइड आपको समझ गई है तो मुझे आगे टॉक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दवाइयाँ अच्छे से लेना है, रेगुलरली लेना है। दवाइयों से जुड़े हुए कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, कभी कभी उनके साथ डील करना पड़ता है, वो अगर अच्छे से डील कर लेते हैं हम तो लंबे समय में प्रॉब्लम नहीं आता है। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, कंप्लायंस मतलब हम कितने सलीके से इसको ले रहे हैं, कितना रेगुलरली हम इसको ले रहे हैं। डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। ये ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि अपेंडिक्स में दर्द हुआ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, अब मैं घर जा रहा हूँ, मेरे को डॉक्टर की जरूरत नहीं, टाके निकल गए, अब तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ये उस तरह का ऑपरेशन नहीं है, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। इसमें डॉक्टर से हम हमेशा जुड़े रहते हैं, डॉक्टर की जो बाकी टीम है उससे हम हमेशा जुड़े रहते हैं, और उनकी मदद से हम हमारी तो किडनी को अच्छा रख भी सकते हैं। तो ये जो हैंड होल्डिंग है बिटवीन द ट्रांसप्लांट टीम एंड द पेशेंट एंड द फैमिली, ये हैंड होल्डिंग हमेशा बना रहता है किडनी के मरीजों के साथ ट्रांसप्लांट के बाद भी। तो सोचिए ये कितना बड़ा रिश्ता है कि हम जब क्रिएटिनिन 2 है, 2.1 है, उस समय किडनी के डॉक्टर और उनकी टीम से जुड़ते हैं, और फिर एक जर्नी होती है डायलिसिस तक। फिर डायलिसिस के दौरान जो उतार चढ़ाव आते हैं उस समय भी डॉक्टर और उसकी टीम जुड़ी हुई रहती है, और ट्रांसप्लांट के बाद भी। तो ये एक बहुत लंबा सफर है, ट्रांसप्लांट के बाद भी हम छोड़ते नहीं हैं। हम ये नहीं बोलते कि यार मनोज का चेहरा बोर हो गया, अब मैं किसी दूसरे पेशेंट के साथ जुड़ूंगा। तो ये एक लंबा सफर है जहाँ पे हम हैंड होल्डिंग छोड़ते नहीं है। फिर बीपी और शुगर हमेशा जुड़े हुए रहते हैं इन मरीजों के साथ। कुछ लोगों को बाद में शुगर होता है तो वो भी कंट्रोल करने के पीछे कोशिश होनी चाहिए, चाहे वो एक्टिविटी के रूप में हो, एक्सरसाइज, योगा, चाहे दवाइयों के रूप में हो, ये बहुत जरूरी होता है। कुछ हार्ट के प्रॉब्लम्स कुछ लोगों में होते हैं, और ये प्रिवेंट करने के लिए जरूर योगा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और फिर बोन डिजीज के ऊपर दवाइयों से और एक्सरसाइज से भी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हो। और एक दो चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला सवाल अक्सर ये आता है कि किडनी चलेगी या नहीं चलेगी, और दूसरा सवाल है भाई कब, कितने साल चलेगी। अब इसका प्रमाण तो हमारे सामने आज दो प्रमाण बैठे हुए हैं। 10 साल तो चल सकती है, ये उम्मीद हमने छोड़नी नहीं चाहिए, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो 10 साल तो चल सकती है, ये इसका प्रमाण हमको दिख रहा है। लेकिन ये तो एक या दो मरीज हो गए। अगर हम बड़े नंबर्स देखते हैं तो क्या नजर आता है, ये जो है ये ट्रांसप्लांट करने के ईयर्स है, 1991, 94, 97, 2000, 2003, 2006, ये भी वही है।
और उस समय के साथ ग्राफ्ट फेलियर मतलब किडनी फेलियर का परसेंटेज कितना है। तो ये जो परसेंटेज है फेलियर का परसेंटेज है। 6 महीने में कितने फेल हुए, 1 साल में कितने फेल हुए, 3 साल में कितने फेल हुए। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि सारे के सारे आंकड़े 10% के नीचे हैं। ये 10% वाली लाइन है, सारे के सारे आंकड़े 10% के नीचे हैं 2010 के बाद में। ये 2009-2012 के बीच की बात है। तो यहाँ पे 6 महीने में भी 10% से नीचे है किडनी का फेलियर, 1 साल में भी 10% के नीचे है और 3 साल में भी 10% के नीचे है। तो समय के साथ किडनी का सर्वाइवल बढ़ते जा रहा है। और रिलेशनशिप चाहे कुछ भी हो, चाहे मदर दे रही हैं या फादर दे रही हैं या दूर के रिश्तेदार हैं, अगर तो भी आजकल दवाइयों के सहारे इनका आउटकम या रिजल्ट एक जैसा हो गया है। तो ये एक काफी मतलब रीअश्योरिंग बात है। ठीक है। और एक कंसेप्ट है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या है? हाफ लाइफ मतलब कि आज हमारे 100 किडनी ट्रांसप्लांट हो गए और ये 100 का मतलब 100 किडनियां लग गई। इन 100 को 50 होने में, मतलब 100 काम करने वाली किडनियां हैं, इनका आंकड़ा कम होके 50 होने में कितना समय लगेगा, कितने साल लगेंगे? तो 100 से 50 होते होते 12 से 15 साल गुजर जाते हैं। ये आज का आंकड़ा है। हो सकता है ये वेस्टर्न आंकड़े हैं, इंडिया के आंकड़े थोड़े अलग हो सकता है ये वाले इंडिया के आंकड़े हो। लेकिन अगर 10 से 12 साल भी अगर हम इस किडनी को चला लेते हैं, तो इस समय जैसे मैंने बताया कि 30 के दशक में, उम्र के 30 के दशक में जो हमारे साथ, जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो हमारी फैमिली हमसे स्टेबिलिटी की उम्मीद करती है, ये स्टेबिलिटी इस दशक में आती है। किसी भी समय में ऐसा नहीं है कि 40 का बंदा है तो उसके लिए लॉन्गेविटी जरूरी नहीं है, उसके लिए अलग रीजंस है। उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चों की एजुकेशन, किसी की शादियां आ चुकी है। तो 50 के दशक में वो एक काफी इम्पोर्टेंट पर्सन बन गया है अपने जॉब या अपने बिजनेस में, और उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने जॉब को लेके या अपने बिजनेस को लेके। तो हर समय अलग कारण है। लेकिन अगर ये 10 या 12 साल मिल जाते हैं तो वो उन कारणों से जूझ सकता है। और ऐसा नहीं है कि 12 साल हो गया बटन बंद है और किडनी बंद है, ऐसा नहीं है। 12 साल बाद भी किडनी अच्छी चलेगी, 15 साल बाद भी किडनी अच्छी चलेगी, खासकर अगर उस समय हमको कोई रिकरेंट प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर नहीं है, अनकंट्रोल्ड शुगर नहीं है, मोटापा नहीं है। तो मोटापा को भी हमको प्रिवेंट करना जरूरी है और उसके लिए एक्सरसाइज फिट जरूरी है। तो हम योगा के बारे में और आज सुनने वाले हैं। ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए? जितना हम जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। ये आंकड़ा, ये ग्राफ क्या है? ये बताता है कि डायलिसिस के मुकाबले हम कब ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। क्या हम डायलिसिस के पहले कर रहे हैं, या पहले 6 महीने में कर रहे हैं, पहले साल में कर रहे हैं, पहले 2 साल में कर रहे हैं, 3 साल में कर रहे हैं, 4 साल में कर रहे हैं। तो इसमें ये दिखता है जितनी ऊपर की लाइन है उतना सर्वाइवल अच्छा है, जितनी नीचे की लाइन है उतना सर्वाइवल कमजोर है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो लोग ट्रांसप्लांट के पहले 6 महीने में, डायलिसिस के पहले 6 महीने में या डायलिसिस के पहले ही ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, उनका सर्वाइवल सबसे ज्यादा है। बल्कि यहाँ तो गैप आ गई है ना। तो लंबे समय में ये लोग बेहतर परफॉर्म करते हैं। अब इन दोनों के एग्जाम्पल ऐसे हैं कि इन्होंने इस जगह पे ट्रांसप्लांट कराया है और फिर भी इस समय उनका रिजल्ट अच्छा है। तो ये एक बहुत रीअश्योरिंग बात है। ऐसा नहीं है कि 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, अब तो आपने करना ही नहीं चाहिए, ये बात नहीं है। बात ये है कि अगर आपके पास रिसोर्सेस है, अगर आपके पास डोनर उपलब्ध है और अगर आप पूर्ण रूप से तैयार हैं, तो किसी चीज की इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसप्लांट के साथ आगे बढ़िए। इसका ये मतलब है। ठीक है। और जब जागो तब सवेरा। अगर 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं और आपको लगता है कि नहीं अब मैं ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ, बिल्कुल करना चाहिए। जब जागो तब सवेरा, कोई भी, इट इज नेवर टू लेट। ठीक है।
इट इज ऑलवेज बेटर देन स्टेइंग ऑन डायलिसिस, ठीक है। और जैसे मैंने बताया हैंड होल्डिंग जारी रहता है, हम छोड़ते नहीं हैं, हम तो बल्कि हफ्ते में 2 से 3 बार बुलाते हैं शुरू में, फिर हफ्ते में 1 बार बुलाते हैं, और फिर धीरे धीरे कम करके मैं 2-3 महीने में 1 बार फिर भी फॉलो अप रखते हैं। तो फिर आप बोलेंगे अरे ये तो क्या डायलिसिस के लिए भी 3 बार जाना है, इसके लिए भी, लेकिन ये एक शॉर्ट विजिट है, ये एक शॉर्ट विजिट है। क्रिएटिनिन कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, काउंट्स कितने हैं, प्लेटलेट कितने हैं, और ओवरऑल ब्लड प्रेशर अच्छा है, बंदा अच्छा है, इतना समझना हमारे लिए काफी है। उससे हमको मैक्सिमम जानकारी मिल जाती है। अब तो कोविड का जमाना है, हम उनको हॉस्पिटल भी नहीं बुलाते, हम कहते हैं कि भाई ट्रांसप्लांट हो गया है, घर बैठो और वीडियो कंसल्टेशन करो, कुछ दिक्कत है तो ही, कुछ फिजिकल चीज करना है तो ही, जैसे टाके निकालना है या कुछ करना है तो ही हम अस्पताल में बुला रहे हैं। तो ये एक एडिशनल चीज काफी आसान हो गई है लॉकडाउन के जमाने में। और मेडिसिन बिल्कुल रेगुलरली लेना है, मेडिसिन में कोई चोरी नहीं करना है, क्योंकि ये चीज है जिसकी वजह से आपकी किडनी बनी हुई है। यहाँ पे मेरे को हमेशा क्रिकेट का एग्जाम्पल याद आता है, और क्रिकेट के साथ मेरे को ग्लेन मैकग्राथ का एग्जाम्पल याद आता है। ग्लेन मैकग्राथ की बॉलिंग अगर आपने देखी है तो वो बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉल आती है, बिल्कुल विकेट टू विकेट। आपका ध्यान हटा, आपका विकेट गया, तो समझ लो कि रिजेक्शन ये ग्लेन मैकग्राथ है, और आपकी दवाइयां सचिन तेंदुलकर है। आपको बस डिफेंस पे डिफेंस करना है, डिफेंस पे डिफेंस करना है, ग्लेन मैकग्राथ को बाजू में रखना है, ठोकने के लिए शेन वॉर्न है भाई। तो इस तरह से डिफेंस आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। तो दवाइयां जितना आप रेगुलरली लेंगे, कुछ सालों बाद ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके भी आंकड़े हैं, बल्कि आंकड़े हैं, मैं आंकड़े दिखाता हूँ आपको। दवाइयों के नाम आजकल काफी कॉमन हो गए हैं, और बल्कि स्टैंडर्ड हो गए हैं। टैक्रोलिमस, कुछ लोगों को साइक्लोस्पोरिन देते हैं, माइकोफिनोलेट, कुछ लोगों को एजाथियोप्रिन देते हैं, और स्टेरॉइड्स, ओमनाकॉर्टिन। तो और बाकी फिर बीपी की दवाइयाँ और शुगर की दवाइयाँ। तो ये बहुत जरूरी है। अगर इसमें गड़बड़ी होती है तो रिजेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। और गड़बड़ी कब होती है, यहाँ पे देखिए थोड़े से आंकड़े अगर आपको पढ़ने में आ रहा है तो यहाँ पे ये महीनों में है, जो लोग रेगुलरली ले रहे थे, जो लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे, जो लोग मेजर गड़बड़ कर रहे थे। तो मेजर गड़बड़ी कब शुरू हो रही है, 96 मंथ्स, यानी 8 सालों में। सो 7 या 8 साल ऐसे हैं जहां पे हम मेजर गड़बड़ी करना शुरू कर देते हैं। हमको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, हम बोलते हैं किडनी ने तो हमको अपना लिया है, या हमने किडनी को अपना लिया है, अब तो ये हमारी है, हमको कुछ परेशान नहीं करेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और जो लोग गड़बड़ी करते हैं, जैसे जिन्होंने गड़बड़ी की है, उनमें अब ये आंकड़े देखिए, ये है रिजेक्शन वाला आंकड़ा। ये जिन्होंने कम गड़बड़ी की है उनमें रिजेक्शन कम है, जिन्होंने मेजर गड़बड़ी की है उनमें रिजेक्शन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो ये ग्लेन मैकग्राथ वाली बात है, आपका ध्यान हटा, आपका विकेट गया, ठीक है। और जो शुरू में रिजेक्शन होता है उसको हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। पहले 3 महीने में, पहले 6 साल में, पहले 1 साल में जब रिजेक्शन होता है, किडनी को ज्यादा नुकसान नहीं करता है। लेकिन 1 साल बाद अगर कोई रिजेक्शन हुआ, वो किडनी को बहुत नुकसान करता है, बहुत चोट करता है, उसका इलाज भी मुश्किल होता है। इलाज करने के बाद उसके ऊपर वापस बेसलाइन में आने में भी दिक्कत जाती है। तो इसीलिए कंप्लायंस बहुत बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली ये बताने की बात नहीं है, हम तो पहले भी बताते हैं, बाद में भी बताते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो किडनी के प्रॉब्लम ज्यादा रहते हैं। अब ये आंकड़े, ये क्या है, ये जो लोग हैं जिनको ब्लड शुगर का कंट्रोल है और जिनको ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है। तो यहाँ पे ये देखा गया है, स्ट्रिक्ट ग्लूकोज कंट्रोल है, ये स्ट्रिक्ट बीपी कंट्रोल है, ठीक है। तो बल्कि ये देखा गया है कि बीपी कंट्रोल से ज्यादा फायदा होता है कंपेयर टू शुगर कंट्रोल।
समझ रहे हैं? तो शुगर कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है बीपी कंट्रोल। तो बीपी अगर कंट्रोल करेंगे तो हम ज्यादा प्रॉब्लम्स को कम करेंगे, ठीक है? तो बीपी पे ध्यान देना जरूरी है। 160 170 को एक्सेप्ट नहीं करना है। डॉक्टर को पूछना है कि 130 क्यों नहीं आ रहा है, 140 क्यों नहीं आ रहा है, और उसका असर दिखता है। जैसे मैंने बताया, ऊपर की लाइन अच्छी लाइन होती है, तो ऊपर की लाइन ये उन लोगों में है जिनको किडनी जिनका ब्लड प्रेशर अच्छे कंट्रोल में है, और नीचे की लाइन उनका है जिनके ब्लड प्रेशर अच्छे कंट्रोल में नहीं है, तो उनमें किडनी का लॉस ज्यादा होता है। डायबिटीज, दो तरीके से इस प्रॉब्लम को देखना चाहेंगे कि डायबिटीज में ट्रांसप्लांट करना और ट्रांसप्लांट के बाद डायबिटीज होना। तो लोग सोचते हैं कि डायबिटीज है, मैं कैसे ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ, डायबिटीज में थोड़ी ट्रांसप्लांट करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो लोग डायबिटीज हैं और ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं, उनके मुकाबले जो लोग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उनमें सर्वाइवल का फर्क पड़ता है। ये मॉर्टेलिटी है। मॉर्टेलिटी अगर हम 1 मानी जाए, डायबिटीज पेशेंट जो डायलिसिस पे हैं, अगर हम 1 मानी जाए, तो जो लोग ट्रांसप्लांट करते हैं उनमें ये आधे से भी कम हो जाती है। तो ट्रांसप्लांट करना डायबिटीज के मरीजों में लाइफ सेविंग है, लाइफ सेविंग है। अगर अलग तरीके से बताया जाए तो आज अगर 100 लोग डायलिसिस चालू करते हैं जिनको डायबिटीज है, तो 5 साल बाद 30 या 40 लोग जिंदा रहेंगे, अच्छे रहेंगे, ठीक है? आज 100 लोग डायलिसिस चालू कर रहे हैं, 5 साल बाद 30 या 40 लोग जिंदा रहेंगे, अच्छे रहेंगे, डायबिटीज वाले डायलिसिस पे। लेकिन आज अगर 100 लोग ट्रांसप्लांट कर लेते हैं डायबिटीज वाले, तो 5 साल बाद 80 या 90 लोग अच्छे रहेंगे, जिंदा रहेंगे। तो सोचिए कितना बड़ा फर्क है। तो डायबिटीज वालों के लिए तो ट्रांसप्लांट ये एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। सो केवल डायबिटीज है, इस बात से डरना नहीं है। यही मैं चीज यहाँ पे बता रहा था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है अगर हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, ठीक है? कुछ लोगों को डायलिसिस के ट्रांसप्लांट के बाद डायबिटीज हो जाता है, लेकिन अगर वो कंट्रोल में आता है तो प्रॉब्लम नहीं आता है। थोड़ा बहुत उसके जरूर इम्पैक्ट होता है। अगर डायबिटीज बिल्कुल नहीं होता है तो सर्वाइवल बेटर है, थोड़ा बहुत डायबिटीज होता है तो सर्वाइवल पे इम्पैक्ट होता है। इसीलिए मोटापा अवॉइड करना जरूरी है, मेडिसिन का मॉनिटरिंग करना जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ठीक है? तो थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में और सीखते हैं, ठीक है? और वापस जाते हैं मैडम के पास और पवन के पास, और थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद सर। पवन जी, बस आपसे 2 सवाल और फिर हम लोग योग साधना की तरफ मुड़ते हैं। अभी आपकी उम्र क्या है पवन जी? आवाज नहीं आ रहा मैडम। पवन जी, उम्र क्या है आपकी? 38 ईयर। ओके, आपकी शादी हो चुकी है? 2015 में हुई। अच्छा, आपको बच्चे हैं? एक बेटी है। अच्छा, गुड। तो एक नॉर्मल स्वस्थ लाइफ का हमारे सामने ये एग्जाम्पल है। योगा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश की जाती है। तो अभी ओवर टू यू पवन जी, आप हमें बताएं कि योग और योग साधना कैसी की जाए। क्या किडनी के मरीज योग साधना कर सकते हैं? जी बिल्कुल, रेगुलरली कर सकते हैं अपन। ओके, सो अगर हम लोग ये बात करें कि पेशेंट अगर डायलिसिस पे है तो क्या वो योगा कर सकता है?
डायलिसिस पे है तो वो भी कर के बाद भी कर सकता है, पर उसकी अलग अलग कैटेगरीज होती है कि अच्छा से नहीं करना है, तो उसके भी जरा ये है, जो अच्छा। है वो नहीं करना है, जो एकदम इजी है तो वो तो पवन जी, आप हमें योगा के बारे में बताएंगे, कुछ कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे? आप आप पूछिए, मैं बताते जाता हूँ। आप आसन करके बताइए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जी जी बिल्कुल। यस खांडेकर सर। सॉरी, हा, माझी एकच विनंती आहे की आपण काही असे सिंपल एक्सरसाइजेस आपण सगळ्यांना दाखवूया की ज्याच्यातून ते घरी बसल्या करू शकतात. अडचणी काय असतात, 2-3 अडचणी आता या आजकालच्या युगात आलेल्या आहेत. सर हिंदी। हाँ, अब क्या है, बहाना बनाने के लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं है ना? तो बहाने तो 100 मिल जाते हैं एक्सरसाइज नहीं करने के, है ना? आज क्या बारिश आ गई, आज क्या लॉकडाउन है, आज क्या पार्क बंद है, हमारी ग्रीन जिम बंद है, जैसे ग्रीन जिम हम सालों से कर रहे हैं, है ना? तो बहानों की कोई कमी नहीं है। मेरे घुटने दर्द देते हैं, ये एक एक्चुअली प्रॉब्लम है एंड आई अंडरस्टैंड दिस एंड आई एम्पैथाइज विद दिस कि घुटनों की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वेट ज्यादा है, तेजी से चल नहीं सकते हैं। तो जो लोग चल नहीं सकते हैं उनका जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो इन लोगों को, या जो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते, उनके लिए व्हाट आई सजेस्ट इज कि ऐसे एक्सरसाइज कीजिए जहां पे आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बॉडी की एक्टिविटी होनी चाहिए, जॉइंट्स के अक्रॉस मूवमेंट होनी चाहिए, मसल्स को चालना मिलनी चाहिए, मसल्स का टोन मेंटेन रहना चाहिए, बैक का टोन मेंटेन रहना चाहिए, लिम्स में टोन मेंटेन रहना चाहिए। बैक का टोन मेंटेन रहेगा तो क्रैम्प्स नहीं आएंगे, बैक पेन नहीं होगा, और घंटों तक हम ऑफिस में आसानी से बैठ सकते हैं। बैठे बैठे भी हमको सर्कुलेशन मेंटेन करना है तो हाथ पांव की, स्पेशली लेग्स की मूवमेंट होती रहनी चाहिए। तो ये मेरे जनरल एडवाइसेस रहते हैं। तो पवन से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान में रखते हुए क्या हम कुछ एक्सरसाइजेस, सिंपल एक्सरसाइजेस उनको योगा के रूप में बता सकते हैं। बिल्कुल सर, जो एक्सरसाइज अपन कर सकते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रांसप्लांट एक्सरसाइज करना है और ट्रांसप्लांट होने के बाद कौन सी एक्सरसाइज करना है, अभी बता सकता हूँ। प्लीज प्लीज, ओवर टू यू। तो योगा करने के लिए सबसे पहले, अगर जिनको जिनको अभी इच्छा है, तो जिनको जिनको इच्छा है कि योगा कर सकते हैं अपन, तो वो प्लीज आप मैट बिछा लीजिए या चादर डाल दीजिए, तो योगा स्टार्ट कर सकते हैं। सर मुझे कितना मिनट मिलेगा? आप अपना समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कल अभी जो मैं बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले है संधि संचलन। तो कैमरा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैमरे में आवाज आ रही है बराबर? हाँ, आ रही है, आ रही है। कैमरा का एंगल भी अच्छा है। सबसे पहले जो अपन, तो उसके लिए अपन
उसके बाद अपन योगा स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल ऐसे दोनों हाथ ऐसे जोड़ के, एक गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु है, तो श्वास थोड़ी सी मान झुका के रखना है, वो कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना हुए, गुरु के साथ में थोड़ा नम्र होते हुए एक गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमः। दोनों हाथ छोड़ देना है, फिर कमर से धीरे धीरे झुकना है और माथा जमीन, सामने गुरु अपने खड़े हैं, अपने को आके तो उनका प्रणाम कर लेंगे। ये भी जो हमने किया है ये भी एक प्रार्थना भी हो गई और आसन भी हो गया। क्या है, नीचे नीचे जाता है तो ब्लड ऊपर क्या है, अभी खड़े हैं तो नीचे झुकने के बाद वो ब्लड को नीचे आ जाता, तो ब्लड भी अच्छा काम करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है अपना योगा का संधि। इसके लिए करते अपन, जो अपन योगा प्राणायाम आसन कर रहे हैं तो बंद है, फिर अपन संधि संचलन करने के बाद क्या होते है, वो हर उसके लिए सबसे पहले वो स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसा सीधा खड़े रहते हुए दो जो हाथों की जो उंगलियां है उसको पूरी फैलाना है। पूरी फैलाने के बाद यहाँ से जो ब्लड को जाता है हैंड्स तक, वो कंप्लीट हो जाता है। आपने मुट्ठी बंद कस के दबाना है एकदम, पूरी पांचों की पांचों उंगलियां पूरी ओपन करना है। जितना अपने शरीर में ये है गुस्सा जो भी है वो सब के सब पूरा बंद करना है, पूरा खिंचाव करना है, छोड़ देना है। और जो कलाई है यहाँ से अपने को घुमाने का है ऐसा। तो कुछ जल्दी नहीं है, हर जो कर रहे हैं देखिए ये पूरा गोल घूम रहा है, जो भी कलाई की प्रॉब्लम से आएंगे। ये हो गया 3 बार सीधा साइड से, ऐसे पूरा गोल घुमाना है। हर बार अपने को 3-3 बार करना है हर चीज। अपन ने कलाई ये जो फिंगर्स थी उसका किया, उसके बाद ये करना है यहाँ का, तो ये हाथ पूरा सामने लेना है, जो अंगूठा है 4 बोटो ऊपर से लेना है, इसको ऐसा बंद करने का। और ये हाथ है इसके तरह से रखने का और इसको गोल घुमाना है। हाथ जब आएगा होगा, बाद में भी रहता एकदम स्लो। हर क्रिया अपने को 2 बार हो गया, आप देख रहा हूँ। धीरे करोगे ही तो ही फायदा होगा, फास्ट करोगे तो, क्योंकि हर चीज अपने समय से होती है, ना कि कोई फास्ट। लेफ्ट साइड से हो गया, फिर राइट साइड से हो गया तो फिर लेफ्ट साइड से करते हैं। देखो मैं कितना स्लो कर रहा हूँ। मैं काफी हिंदी पर हिंदी कभी कभी आती नहीं है। 3 बार हो गया अभी, अभी राइट हैंड हो गया, अभी लेफ्ट हैंड से करते हैं। ऐसा ले लिया, ये हाथ हनुटी के पास आना चाहिए और ये ऐसा, और ये राइट से घुमा लिया और हाथ देखो अभी सीधा आ गया एकदम। तो ही बराबर कर रहे हैं अपन, और जो ऊपर आ रहा है हनुटी के पास आ रहा है।
मिनट का संधि संचलन है। अभी राइट साइड से हो गया, एकदम स्लो मूवमेंट में कर सकते हो। काफी अच्छी क्रिया, जॉइंट्स है इसमें सब खुल जाएंगे। जो अपने मसल्स की कभी कभी अपने को जो क्रिया अपन कर रहे हैं तो मसल्स की पेन पर रोज करना है। एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया तो इससे नहीं जमेगा। गोली लेते हैं तो ये भी अपनी गोली ही है, ऐसी समझ के मैंने नीचे रख दिया। पहले देखो ये हो गया। कंधे के लिए दोनों हाथ सीधे लेना है, 5 बूटा अलग अलग है पूरी 5 उंगलियां, और ये 5 उंगलियां कंधे पे रखना है और ये 2 जो है। और अभी धीरे धीरे इसको अपन घुमाएंगे तो कंधे ये क्रिया से निकल जाएंगे। ये हो गया सीधा, और पीछे से थोड़ा सा भी टर्न करना है। बाद में ये धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है, ऊपर जाए, बाद में धीरे धीरे ऐसे स्लो। अपन दोनों बार ही करेंगे यार, 2 बार ही करेंगे। सीधा हो गया अपना। अभी लेफ्ट साइड सबसे पहले ऊपर जाएंगे, बाद में कंधे के सीट पे पीछे लेने का, यानी अपने जो सीना है वो थोड़ा सामने आ जाता ऐसा। हर क्रिया 3 बार करना है, पर अभी आप अपने को नहीं कर रहे हैं तो ये हाथ पूरे छोड़ देने का और धीरे धीरे। अभी जो अपन ने किया है हाथों का प्रेशर आ गया, अभी तो प्रेशर रिलीज करने के लिए क्या करना है कि दोनों हाथ एक अभी हाथों के बाद क्रिया आती है अपने आंखों की। तो आंखों के लिए क्या करेंगे, आंखों एकदम सीधे ले लेंगे। उसके बाद घूर बोलते पीछे में ऐसे घुमाने का है, गोल फिरवायचा है। लाइन निकालेंगे 3 बार, पूरे कोंटे तक देखना है अपने को। बाद में लेफ्ट साइड में अभी 2 बार हो गया। अभी अपन ने सीधी लाइन देखना है, सामने और नीचे। और ये ऐसी आड़ी लाइन निकाली। अभी अपन सीधी, ठीक है। अभी अपने को आगे गोल घुमाना है। लेफ्ट साइड में लेके गए, राइट साइड में पहले, बाद में नीचे, पर ऐसी पूरे आंखों को गोल गोल घुमाना है। ये आंखों की एक्सरसाइज है, से ये पूरे निकल जाते। थोड़ा गोल घुमाना है, लेफ्ट साइड से गोल गोल घुमाएंगे। जहां तक नजर जाती है वहां तक पूरा देख लेगा। अभी गोल आंखों को बंद करना है, बंद कर लो। उसके बाद कस, बाद में आंखें खोलने का है और आंखों को बड़ी ओपन करने। जैसे कोई अपने गुस्सा आ रहा है कैसे अपन करते, वैसे आंखें दिखाने का है। बाद में बंद और कसना है, आंखों को अंदर लेना है पूरी।
बाद में बड़े करनी है आंखें, बड़ा, बाद में पूरी आंखें बंद करना है, पूरी कस के एकदम, और बड़ी करना है। अभी क्या करेंगे, चालू बंद करेंगे, ठीक है। आंखों को चालू बंद चालू, और थोड़ा फास्ट जो है इससे पूरी निकल जाएंगी। अपन कब कर रहे थे तो आंखें कभी कभी दर्द करती है, ये जो मैंने क्रिया भी बताई है आपको, और आंखें दबाने की, वो आप रेगुलर, काफी आपको अच्छा लगेगा। तो ये आंखों की क्रिया हो गई है। अभी आपने आंखें को, उनको रिलैक्स छोड़ना है और चेहरे पे हमेशा मुस्कान रख और हंसते रहना है। तो ये आंखों को मैंने भी ढीला छोड़ दिया। बारी आती है हमारी गर्दन की, तो गर्दन को धीरे धीरे उसको अपने को गोल घुमाने का है, राइट साइड से आने का है, ठीक है, झुकने का है पीछे, फिर लेफ्ट साइड से घुमाने का है। कितना स्लो कर रहे हो, गर्दन करना है, सभी चीजें अपन जो कर रहे हैं वो स्लो कर रहे हैं। अभी इस तरह पूरी गोल घुमाने का है। देखो जब लेफ्ट से में जा रही है, जो मेरा कान है, ठीक है, ऐसा आपका नहीं लगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। और किसी को तो प्रॉब्लम है, नीचे लेने का है, ये हो गई मान। सबसे पहले क्या किया, ये, इसके बाद जॉइंट्स की, जिसमें यहाँ पे आ जाए, अपनी आंखों का हो गया, बाद में गर्दन का हो गया, गर्दन के बाद दोनों पैर जोड़ लेने का है और दोनों हाथ ऐसे कमर के ऊपर, कमर के प्रॉब्लम है, पेट के प्रॉब्लम है, इससे निकल जाता मानेगा। राइट साइड, बाद में जब तक पीछे जा सकते तब, बाद में लेफ्ट साइड, ऐसे कमर गोल घुमाने का है, तो कमर के इससे पूरे निकल जाएंगे और अपने जॉइंट्स पूरे खुल जाएंगे। 3 बार करना है हर चीज, आज अपन 2 बार कर रहे हैं। अभी लेफ्ट साइड, बाद में पीछे, और चेहरे को जगह रखना है, उसको घुमाने का नहीं है। घुमाने की क्रिया खाली कमर की हो रही है। ये होगी कमर की, कमर को भी रिलैक्स छोड़ देने का है। उसके बाद घुटनों की, तो दोनों हाथ घुटनों के थोड़े ऊपर और घुटने थोड़े, हमारे सर बोलते हैं ये जो क्रिया अपन कर रहे हैं 5 लाख की क्रिया है, बहुत ज्यादा विकार अभी हो रहे हैं, तो इसके लिए ये घुटने का प्रॉब्लम सॉल्व अपने को एक्सरसाइज करना है। देखो मैंने क्या किया, पूरा नीचे ले लिए, फिर सीधा हो गया, फिर लेफ्ट साइड में, फिर सीधा, राइट साइड से हो गया, अभी लेफ्ट साइड से करेंगे, लेफ्ट साइड, बाद में सीधा, ऐसे पूरा आपने गोल घुमाने का है। तो घुटनों को जो भी प्रॉब्लम, इससे क्योंकि घुटने की क्रिया अब करते हैं पैरों के लिए। दोनों हाथ कमर पर रखते हैं ताकि अपना बैलेंस ना जाए, और जमीन, पैर की जो उंगलियां है, जैसे अपने हाथ की कोशिश किया था वैसे करती है, पूरी दबा लेने की उंगलियां, पूरी की पांचों उंगलियां, बाद में और बार के दबाने का एकदम, और ढीले छोड़ देने का, पूरी करने का। उंगली के होने के बाद टाच की क्रिया, घुमाने का, पैरों को नहीं घुमाने का है, जो कि टाच है,
गया। अब लेफ्ट साइड से करते हैं। राइट साइड के पैर करता है। जो 5 उंगली है उसको बाद में बंद करने का पूरा, बाद में और फैला लेने का। 5 उंगलियां पूरी अलग होनी चाहिए, बाद में बंद। अभी बारी है हमारी टाक की। उसको गोल घुमाने का, घुमाने का है। तो ये हो गया हमारा संधि संचलन। से क्या हो गया, जो हमारे जॉइंट्स का प्रॉब्लम है वो निकल गया। नर्वस सिस्टम के जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं तो इसी से तो धीरे धीरे करेंगे और रेगुलर करेंगे तो ये निकल जाएंगे। क्योंकि अब हमारे क्या हो गया, अभी जॉइंट्स खुल गए। अभी ये हो गया संधि संचलन, बाद में करते हैं शरीर संचलन। दोनों कंधे के डिस्टेंस लेना है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट पैर पे रखने का और का। अभी क्या करना है, कंधे और मान पीछे लेके जाने का। क्या हो गया ऐसा, कमर अपना फेस पीछे गया है, पूरा ट्विस्ट हो गया। अभी सीधा सीधा ट्विस्ट होने के बाद क्या होती है, पीछे में उसको थोड़ा प्रेशर आता है। तो उसके जो भी प्रॉब्लम, किडनी के लिए अच्छा आसन है। उसके बाद राइट लेफ्ट और ये हैंड्स पीछे में जाएगा और कमर सीधी रहे, कंधा है ये पीछे जाएगा और अपनी मान पीछे जाएंगे, यानी फेस पूरा ट्विस्ट हो गया है। बाद में सीधा आते हैं। उसके बाद दोनों हाथ कंधे के सीट पे और एक ऊपर, धीरे धीरे हाथ दोनों भी ऊपर, पूरे दोनों। देखो कमर से वो भी निकल जाएंगे, ठीक है। अभी अपने को राइट तरफ, लेफ्ट से मैं राइट गया और दोनों हाथ ऊपर ही है, ठीक है। अभी धीरे धीरे सीधा, मांस जमा होता है वो भी चर्बी। उसके बाद अभी लेफ्ट से टर्न होना है। ये टर्न हो गए सीधे। उसके बाद अभी दोनों हाथ ऊपर और पीछे में हो जाने का है, यानी कमर से पीछे मुड़ने का है। बाद में विकार है तो उसमें निकल जाएंगे, कमर के प्रॉब्लम में निकल जाएंगे। अभी नीचे झुकना है, चेहरे पे मुस्कान रखना है, ठीक है। अभी जो मान है अपनी, आप पे जो सांस है उसको पूरा छोड़ देने का। जैसे आप धीरे 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 आप नीचे चले जाते हो, है वो सर के ऊपर आ रहा है। तो कभी कभी अपना सर देता हो, तो ये जो क्रिया अपन कर रहे हैं इससे, ठीक है। अभी धीरे धीरे हाथ सीधा करना है और कहते हैं वैसे ही ऊपर आना। धीरे धीरे हाथ ऊपर, चेहरे पे स्माइल और हाथ कंधे की सीट पे एकदम स्लो। हाथ थोड़ा सा टर्न करके हाथ धीरे धीरे
क्या है ये जो अपन किया, कोरोना हुआ था, कोरोना के लिए इम्यूनिटी सबसे ज्यादा चाहिए, तो ये जो अपन ने, इससे इम्यूनिटी काफी ज्यादा बढ़ती है। तो इम्यूनिटी के लिए ये आसन है, शरीर संचलन। उसके बाद पेट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और तो पेट अच्छा रखने के लिए क्या करना है, पेट की क्रिया करते हैं। दो थोड़ा अंतर बनाना है, जो राइट साइड से वो पेट पे रखने के बाद क्या करना है, अपने को सांस लेना है, खुद छोड़ देना है। सांस छोड़ने के बाद पेट को, पेट की अतड़िया है, उसका जो प्रॉब्लम है इससे निकल जाएंगे। अभी ठीक है, अभी अंदर पूरी अंदर खींचना है और बाहर छोड़ने का है, पूरा पेट और बाहर छोड़ देने का है। तो पेट के प्रॉब्लम में भी थोड़ा सा फास्ट करेंगे, अंदर लेंगे पेट, छोड़, नीचे भी रखा कोई प्रॉब्लम नहीं भी। देखो ये अपने को समझ में आना चाहिए, छोड़ देने का। उसी तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा झुकना भी नहीं है, सांस को पूरा रिलैक्स कर देने का, और देगा। अंदर बाहर करने से क्या होगा, पेट निकल जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा रामदेव बाबा को, वो पूरी नवली घुमाते हैं, वही सेम क्रिया है उसकी। इसके सामने की प्रोसेस नवली क्रिया, रिलैक्स हो जाना है। क्या जो भी है अपन आसान कर, नहीं तो अकड़ शरीर में रहती है, कभी कभी दर्द होता है, हाथों से अपने इसको मसल लेना है, तो वो प्रॉब्लम निकल जाएंगे। उसके बाद बारी आती है अपने बैठने की। तो बैठने की प्रोसेस अपने यहाँ पे रख, जो अपनी टाच है उसको ऊपर करना है, और सामने के जो लोड आ गया, और अभी धीरे धीरे अपने को घुटने मोड़ कर, देखिए ऐसा बिल्कुल स्लो। तो घुटने के जो भी प्रॉब्लम्स है चल जाएंगे। कभी कभी कोई कोई आसन डाल के नीचे बैठ करने से वो रेगुलर जमीन पे बैठ सकते हैं। ये हो गई, हाथ जोड़ना है। तो घुटने के जो प्रॉब्लम्स है इससे पूरे इसको हम बोलते हैं आनंद मंदिर आसन। घुटने के जो प्रॉब्लम्स है इससे पूरे, फिर धीरे धीरे बैठना है वज्रासन में। वज्रासन की पीछे में पैर लगा के बैठने का है, और हाथ एकदम सीधे ऐसे। ये हो गया वज्रासन। वज्रासन काफी सारे फायदे हैं, और आसन कर सकते हैं। तो ये है वज्रासन। वज्रासन में अपन खाना खाने के बाद बैठ सकते हैं। दो मिनट बैठ सकते हैं, किसी को नहीं बैठना जम रहा है, ऐसे रेगुलर आसन में बैठ सकते हैं। थोड़ा सा कैमरे, इसके बाद एक आसन वो एक कर लेंगे रेगुलर के लिए। आप ये रेगुलर दोनों पैरों को ऐसा जोड़ लेने का है, ठीक है। ये दोनों पैर ऊपर हो गए ऐसे, और ऊपर नीचे ऊपर, ये तितली आसन है। जैसे ब्लड, ऐसा कर लेने का। आप
आसन। उसके बाद अपने पेट के लिए क्रिया है, चक्की आसन बोलते हैं। तो मैं आपको करके बताता हूं। दोनों पैरों में डिस्टेंस लेना है, दोनों फिंगर्स में फिंगर्स फंसा लेने का है, और ये ऐसा दोनों जो है ऐसा सीधा रहने चाहिए, ठीक है। ऐसा पीछे जाने का, देखो ऐसा करने के बाद पेट के जैसे अपन आटा पीसते हैं, ये 2 बार सीधा हो गया, ऐसे करते। हर क्रिया को अपन 3 बार करना है। ये हो गया चक्की आसन, ये आपको इधर कर सकते हो। अब आते हैं अपने किडनी के लिए कौन से आसन अच्छे हैं। ट्रांसप्लांट होने के बाद एक आसन आता है, इससे कर सकते हो, नाम है योग मुद्रा। योग मुद्रा में वज्रासन में बैठ जाए, ये हो गया वज्रासन। जो दब देने का, ऐसा जोड़ देने का, ऐसे, ठीक है। सांस लेने की, और सांस और हाथ ऊपर आएंगे ऐसे, और जमीन को लगाने का है। फिर सांस पूरी छोड़ देने की। सांस छोड़ते हैं तो अपन धीरे 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 नीचे आ जाते हैं। फिर थोड़ा सी सांस ले गया, सांस ले ली, और ये ऊपर। जैसे अपनी ट्रांसप्लांट के पहले किडनी पीछे में है, सामने आ गई, तो ये झुकने के बाद उस पर थोड़ा प्रेशर आएगा, थोड़ा छोटा बहुत भी जरा प्रॉब्लम हो गया तो वो निकल जाएगा, ठीक है। इसका पार्ट 2 करेंगे अपन। पद्मासन बोलते हैं इसको। पद्मासन भी अपन कर सकते हैं। पद्मासन किसी को जम नहीं रहा है तो रेगुलर ऐसे बैठ के भी, मुझे जमता है पद्मासन तो मैं पद्मासन में करता हूँ। सेम क्रिया है, फिंगर्स पे फिंगर फंसा, ठीक है। अभी सांस लेने की, सांस छोड़, सांस पूरी जितना देर अपन रह सकते हैं। अभी धीरे धीरे सांस लेने का। तो ये हो गई योग मुद्रा। अपन आसन कर सकते हैं। उसके आता है पश्चिमोत्तानासन, नाम है आसन का पश्चिमोत्तानासन। पहले अपन कर सकते हैं, तो ये कैसा करना है आपको दिखाता हूँ। ठीक है। उसके बाद दोनों हाथ लाइन में, हाथ ऊपर, फिर ऊपर खींचना है, और क्या करना है, कमर से हाथ ऊपर खींचे, और धीरे धीरे ये दोनों हाथ पैरों को लगाने का है, ठीक है, और मान को घुटने को लगाने का, ठीक है। फिर धीरे धीरे नाम है पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। हाथ ऊपर धीरे धीरे कंधे के सिर पे, जैसे आसन अपन स्टार्ट किया वापस जा रहे हैं।
क्या है, मुझे जमता है इसलिए मैं कर सकता हूँ, काफी लोगों को जमता है, रेगुलर ही इसको कर सकते हैं। आसन आता है जानुशिरासन, तो वो भी आप ट्रांसप्लांट के, उसकी भी सेम प्रोसेस वही है। बैठे हुए आसन की स्थिति है, स्थिति में क्या देखो, यहाँ से होती जा रही है, कभी यहाँ पे जो कभी कभी नस लग जाती है, अभी ये राइट पैर को टर्न करने पीछे में जहां तक है, यानी एक पैर को मैंने टर्न कर लिया, ठीक है, यहाँ से फोल्ड हो गया वो, और लेफ्ट वाला पैर है, फिर दोनों हाथ और पूरे हाथ जोड़ लेने के, प्रोसेस वही है, सांस लेने की और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नंबर कमर से बेंड हो गए, दोनों हाथ पैरों को लग गए और सर और धीरे धीरे सीधे और ऊपर, धीरे धीरे जानुशिरासन, फिर पैर टर्न कर लेने का, साइड से हो गया, अभी लेफ्ट साइड से करते, लेफ्ट साइड से टर्न होने का, घुटना जितना पीछे लगा सकते हैं उतना पीछे लगाने, ठीक है, कंधे की लाइन में दोनों हाथ जोड़ लेने के, एक सांस और नीचे जाने का, जितना देर अपन रह सकते हैं नीचे उतना देर रहने का, फिर हर ऊपर और चेहरे पे स्माइल। तो कोई योगा प्राणायाम कर रहे 1 घंटा, तो पूरा चेहरे पे, फिर धीरे धीरे हाथ नीचे और पैर सीधे, जानुशिरासन। एक किडनी के लिए बहुत ही सुंदर है मच्छिंद्र आसन, वो भी आपको मैं बता रहा हूँ, आसन है वो अपन कर सकते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, ठीक, अपन कर सकते हैं ट्रांसप्लांट होने के बाद भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, पर ज्यादा होगा क्या है, जैसे बढ़ गए, लेफ्ट साइड से ले लिया, ठीक है, हैंड है, इसको ऐसा लगाने का और पीछे टर्न होने का, और मैं टर्न हो गया पूरा, देखो टर्न होने के बाद में सर सीधा, फिर लेफ्ट हैंड सीधा, फिर पैर सीधा, राइट साइड से किया अपन ने, अभी लेफ्ट साइड से करते हैं, लेफ्ट साइड से करने के जो लेफ्ट हैंड है, जो लेफ्ट लेग से रखने, राइट हैंड के रखने का, कंधा है, के बाद पकड़ लिए इधर और पीछे, हाथ सीधी और एक हैंड्स को छोड़ दिया और हैंड्स भी सीधा, कर सकते हैं
क्या है, अपन ऐसे टर्न हो गए, टर्न से वो थोड़ा सा दबाव आता है, उसके जो विकार है वो पूरे। अभी एक आसन है वक्र आसन करके, वो भी बता देता हूँ। वक्र आसन बोले तो खाली टर्न होने का है। पीछे में देखने का। अभी मान सीधी, अभी फिर मान सीधी, ये हो गया वक्रासन। और थोड़ा सा सामने बढ़ते हैं। पेट के बल लेट गए। अभी करते हैं भुजंगासन, दोनों हाथ सामने ले लिए, दोनों हाथ और पैर नीचे खींचना है कंबल से। उसके बाद दोनों हैंड्स फिर छाती के पास, पीछे में पैर जुड़े हुए हैं और ये मान ऊपर, छाती ऊपर, फिर पूरा शरीर ऊपर जाएगा। देखो मैं हैंड हो गए और ऊपर देखने का है। सांस धीरे धीरे नीचे, फिर हाथ बेंड होंगे, फिर छाती लगेंगी जमीन को, फिर धनुटी, तो ये हो गया भुजंगासन। हो जाएगा। इसके बाद बारी है धनुरासन की। कितने हैं? दोनों हाथ लेने का, राइट राइट वाला पैर टर्न करने का, और राइट हैंड से राइट पैर पकड़ लेने का, लेफ्ट पैर पकड़ लेने का। ठीक है, ऐसे फिर एक सांस लेने की, और पैर ऊपर, छाती ऊपर, खाली। ठीक है, धीरे धीरे पैर नीचे छोड़ देने के, हाथ, फिर हाथ धीरे धीरे नीचे। हो गया हमारा धनुरासन। तो धनुरासन ट्रांसप्लांट के बाद एक ही। अब करते हैं नौकासन। नौकासन अपन दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर ऊपर और ऊपर होते हुए
हाथ छोड़ते हुए धीरे धीरे। बहुत बढ़िया आसन है पेट के लिए। पेट के जो पेट काफी बड़ा हुआ है तो उसके लिए भी आसन बहुत ही बढ़िया है। ये जो प्रॉब्लम निकल जाएंगी। फिर एक बार एक आसन आता है वो भी करेंगे अपन। उत्तान पादासन आता है। शलभासन की प्रोसेस, सामने खींच लेने का, दोनों हाथ सामने में है और कंबल, ठीक है, और दोनों छाती के पास ऐसे रख सकते हैं। ये हाथ पूरे सीधे हो गए। अभी क्या करने के हैं, पीछे वाला उसको ऊपर लेने का ऐसे, फिर धीरे धीरे नीचे वाला पैर धीरे धीरे ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे। फिर अभी दो शलभासन, फिर रिलैक्स हो जाने का पूरा। छोटे छोटे आसन है पर अपन पर रेगुलर करोगे तो ही फायदा। उसके बाद आता है, ये हो गई। उसके बाद अपन ने जो अभी इतने आसन किया है, शवासन। शवासन में क्या होता है, पूरा शरीर रिलैक्स। तो अभी ये पेट के बल लेटे हैं इसलिए अपन मकरासन कर सकते हैं। दोनों हाथ सीधे ऐसे रख दिए मैंने, हाथों के ऊपर हाथ, और एक जो चलेगा। तो ये होगी मकरासन की स्थिति। पैर पूरे पीछे में पूरे अलग अलग है, जोड़ के नहीं रखने का, रख सकते हैं उतना अच्छा है। तो ये होगी मकरासन की प्रोसेस। आसन की है उससे जो तो ये शवासन में पूरी निकल जाएंगे। 2 मिनट ऐसे करते हैं और पूरा शरीर रिलैक्स छोड़ देते हैं। तो जो शवासन की प्रोसेस है ये, तो उसमें क्या होता है, पैरों से लेके पूरे सर तक पूरा एक एक पैर को अपनी नजर वहां पे लेके जाना है। ढीला 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 छोड़ देने का है। जो भी अपन ने आसान प्राणायाम किए थे, जो भी तकलीफ हुई थी, ये शवासन से पूरी वो तकलीफ निकल जाती है। आसन की स्थिति होगी, उसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथ छाती के पास रख के ऐसा उठ जाएंगे। उसके बाद बारी आती है। तो प्राणायाम में भी काफी सारे प्राणायाम होते हैं। अपन खाली ओंकार, ओंकार में क्या करने का है, शवासन से अपना योग मुद्रा करते हैं। आंखा और बाजू का बोट और दोनों भी, और तीनों सीधे। आप भी कर सकते हो। उसमें भी आप ओंकार कर सकते हो। पीठ मान सीधी है एकदम।
एक दीर्घ बड़ी सांस लेने की और एक ही ओंकार करते हैं अपन के बाद उसको ध्यान देते हुए देखिए एक मिनट शांत बैठने का। फिर दोनों हाथ जो एक लंबी सी सांस शांति शांति रगड़ लेने का एक मिनट से। और दोनों जो कोई चेहरे बने तो अपनी जो स्किन के प्रॉब्लम्स है तो इसमें वो धीरे धीरे और पूरा कर लेने हाथों का। दोनों हाथ नीचे, ये जो गर्दन है धीरे धीरे झुकाने की और आगे। नमस्कार। प्राणायाम ऐसी तरीके से अपन रोज कर सकते हैं। हमारे सेशन रेगुलरली ऑनलाइन चालू रहते हैं। कम से कम ये जो प्रोसेस है पूरी 1-1.25 घंटे अपन ने आज जो जो अपने को आसन जरूरी है वही बताए हैं, हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आसन कर नहीं सकते वो आसन कर नहीं सकते। जैसे मैंने आज बताया कि इस आसन से अपने को ज्यादा ही ट्रांसप्लांट के पहले और ट्रांसप्लांट के बाद, जैसे अपन डायलिसिस में क्या शरीर संचलन सबसे पहली प्रोसेस की थी, जॉइंट्स पूरे अपने अलग अलग शरीर संचलन। तो ये 2 प्राणायाम 2 योगासन है जो आदमी भी कर सकता है और जिनको प्रॉब्लम है वो भी कर सकता है। शरीर अपनी किडनी और जो भी अपने को विकार है वो सब भगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बहुत ही डिटेल में सब कुछ बताया और करके दिखाया। और आई एम श्योर जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है उनको ये समझ में आ गया होगा कि ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है दूर से। योगा करना संभव है। योगा मतलब बहुत जटिल एक्सरसाइज करना जरूरी है ऐसा नहीं है। हम सिंपल एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। चक्की आसन भी कर सकते हैं, तितली आसन भी कर सकते हैं और संधि क्रिया जो थी वो भी केवल उतना भी करते हैं तो काफी चालना मिलेगी मसल्स को। तो और सबसे बड़ी बात है चेहरे पे स्माइल रखना जरूरी है। तो पवन जी ने हर एक्सरसाइज में ये बताया है कि चेहरे पे स्माइल रखना जरूरी है। तो बहुत जरूरी है बिकॉज इट गिव्स यू पॉजिटिव एटीट्यूड। जितना आप स्माइल करेंगे उतना वो भी एक एक्सरसाइज है और इसमें ज्यादा मसल्स इस्तेमाल होते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज
उसमें होती है, चेहरे पे रौनक आती है। तो स्माइल करते रहना जरूरी है, स्माइल भी एक योगा है, ये समझना जरूरी है। सो धन्यवाद पवन जी। पवन जी हमारे पास एक प्रॉब्लम लेके आए थे 15-20 दिन पहले, और उस समय हमको मालूम नहीं था कि वो कितना सारा योगा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मेरा वजन लॉस हो रहा है और पिछले 2 या 3 सालों में मेरा 12 किलो वजन कम हो गया है, मुझे वजन बढ़ाना है। तो फिर मैंने बैठ के समझने की कोशिश की कि इनका खाना कम हो गया है, या इनको स्ट्रेस है, या जीवन में प्रॉब्लम्स है, कुछ टेंशन है। तो फिर जब बहुत दूर दूर तक घूम के आता हूँ, और फिर धीरे से बताया कि योगा तो मैं करता हूँ, आजकल मैं योगा के क्लासेस ले रहा हूँ, और मैं खुद के लिए भी करता हूँ और क्लासेस भी ले लेके लोगों को सिखाता हूँ। तो मैंने कहा भाई आपका सवाल है, जवाब भी आपके पास है, मेरे को क्यों पूछ रहे हो? तो आई ट्राइड टू कन्विंस हिम कि आपका जो वेट लॉस हुआ है वो योगा की वजह से हुआ है, क्योंकि आपकी एक्टिविटी बढ़ गई, आपका खाना उतना ही रहा लेकिन आपकी एक्टिविटी बढ़ गई, और इसलिए आपका वेट लॉस हो गया। तो ये एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि अगर कोई किसी को वेट लॉस नहीं हो रहा है, किसी का वेट ट्रांसप्लांट के बाद ये होता है, ट्रांसप्लांट के बाद जो मेडिसिन देते हैं स्टेरॉइड्स, उससे वजन बढ़ता है, फैट का डिपोजिशन होता है, और भूख बढ़ जाती है, इसलिए भी इनटेक बढ़ के वजन बढ़ जाता है। लोग मूवमेंट्स कम कर देते हैं क्योंकि सोचते हैं कि मूवमेंट नहीं करना चाहिए, हम तो ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं। ऐसा नहीं है, यू आर सपोज टू बी नॉर्मल, यू आर सपोज टू लिव नॉर्मल लाइफ। इट इज ओके कि वेट गेन हो रहा है, लेकिन इस तरह से अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो उससे हम वेट मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वेट लॉस हो, लेकिन अगर मेंटेन भी रहता है, शुरू में ये जरूर होगा कि जितना डायलिसिस के पहले हमारा वजन था, डायलिसिस के दौरान वजन घट जाता है, वेट लॉस होता है, मसल लॉस होता है। तो ट्रांसप्लांट के बाद हम उस वजन तक वापस पहुंचते हैं जहाँ पे हम बीमारी के पहले थे। तो ये और आज जिस जटिलता से पवन जी ने पूरा एक्सरसाइजेस बताए हैं, वो काफी सराहनीय है, और इट्स वेरी एनकरेजिंग टू सी कि ट्रांसप्लांट के 10 साल बाद भी हम इतना एक्टिव, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी क्रैम्स और डिफिकल्टी। तो ये नहीं सोचना है कि मेरे अंदर किडनी लगी है, मैं ये नहीं कर सकता, ये ऐसा कुछ नहीं है। ट्राई टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो थोड़ा सा उसके पीछे अगर कुछ मेडिकल डिस्कशन है तो एक संक्षेप में मैं बताता हूँ, थोड़ा बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा। फायदा होता है ना? तो इसीलिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, और अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, शुगर के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है। और अगर हम डायलिसिस वाले पेशेंट हैं और बहुत लंबे समय तक डायलिसिस पे हैं, तो वैसे ही हमारे पीछे एक रिस्क फैक्टर है कि हम बहुत दिनों तक डायलिसिस पे थे, हार्ट के ऊपर हमारे लिए रिस्क फैक्टर है। तो ट्रांसप्लांट के बाद वॉकिंग करना है, जैसे रूटीन वॉक हम करते हैं। ये नहीं सोचना है कि मैं बाहर जा सकता या नहीं जा सकता। आजकल तो मास्क के बारे में काफी जागरूकता आ गई है, तो मास्क पहन के हम बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा वाला मास्क पहन के, सिंपल है, तो सिंपल सर्जिकल मास्क अच्छे से पहन के पूरा कवर करके बिल्कुल जा सकते हैं। हमने बात की बीपी और शुगर कंट्रोल की, उससे भी हार्ट सही करने में मदद होती है। वेट गेन प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है, ओबेसिटी से नुकसान होता है, और इसके लिए योगा और एक्सरसाइज हमको काफी हेल्प करेगी। उससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा, और उसको हम हर 3 महीने में चेक कर सकते हैं। और हीमोग्लोबिन और बाकी मेडिकेशंस पे हम बिल्कुल ध्यान देते हैं। तो एक्सरसाइज
अगर हम हैं, एक्सरसाइज अगर हम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या देखना है। आई डोंट नो अगर हम ये पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को सीने में दर्द है या किसी को सांस की तकलीफ है, किसी को चलने पे सांस फूल जाती है, किसी को रात में सांस फूल के नींद खुलना हो जाता है, ऐसे मरीज को डॉक्टर के सलाह के बगैर नहीं करना चाहिए। ये एक वार्निंग है या प्री रिक्विजिट बोलेंगे कि अगर ऐसी कोई तकलीफ है तो बिल्कुल डॉक्टर साहब से पूछ के ही, मेडिकल क्लियरेंस लेके ही एक्सरसाइज करना है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है और कोई पुरानी बीमारी नहीं है, या अगर केवल क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो जैसा मैं बता रहा हूँ, चैट में भी हमने 2-3 लोगों ने सवाल पूछा कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप पहले किसी लेवल तक एक्सरसाइज कर रहे थे, 40 मिनट आप वॉक कर रहे थे या 15-20 मिनट का योगा आप कर रहे थे, अगर पहले भी आप ये कर रहे थे, तो कोई रीजन नहीं है कि आप उस लेवल पे वापस नहीं जा सकते। ठीक है, एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि हमको हमारी जो एक्सरसाइज लेवल है, हमारी जो एक्टिविटी लेवल है, उसको लूज नहीं करना है। भले ही हम उसको बढ़ाए नहीं या हमारी एक्टिविटी कैपेसिटी भले ही बढ़े नहीं, लेकिन जो है उसको लूज नहीं करना है, क्योंकि उसको लूज करना एक प्रॉब्लम बन सकता है आपके लिए। तो इसलिए जितना आप कर रहे थे उस लेवल तक तो आप बिल्कुल कर सकते हैं बिना रोक टोक। जहाँ पे लगता है कि नहीं, मुझे टॉलरेट नहीं हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, खासकर सीने में दर्द हो रहा है, सांस फूल जा रही है, मैं थोड़ा भी नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल रुक जाइए, कोई जरूरी नहीं है आगे बढ़ना। डॉक्टर से सलाह लेके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। और क्या अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, प्रणव ने सवाल पूछा क्या मैं सूर्य नमस्कार कर सकता हूँ, तो प्रणव 19 साल का लड़का है और वो काफी एक्टिव है, तो उसके लिए एक्टिविटी बहुत जरूरी है। या अगर आप किसी ऐसे स्पोर्ट्स में है या किसी फिटनेस रिक्वायरिंग जॉब में है, तो वहां पे हमको मेडिकल क्लियरेंस लेना जरूरी है, एक्सरसाइज कैपेसिटी ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करना जरूरी है और फिर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी बीमारी के पहले ले रहे थे, तो बिल्कुल आप की बिना रोक टोक के ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है जो हम एक मेडिकल कॉशन जो हम देना चाहते थे, वो आई जस्ट वांटेड टू इंक्लूड दैट। ठीक है, बाकी फिर बहुत सारी हैं बातें, हम आगे भी मिलते रहेंगे और इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। इन्फेक्शन से बचने के लिए मास्क बहुत जरूरी है। ठीक है, मास्क अच्छी क्वालिटी का पहनना जरूरी है। आजकल हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का इम्पोर्टेंस भी बढ़ गया है। पहले हम केवल बोलते थे कि लिनन का मास्क काफी है। अगर आप ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किसी वेटिंग रूम में आपको रुकना पड़ रहा है आधा घंटा 1 घंटा, तो फिर इस तरह से N95 मास्क पहनना बेहतर रहेगा। ठीक है, एटलीस्ट मेडिकल वेटिंग रूम के लिए ये एक बेहतर ऑप्शन है। बाहर जाने के लिए, ग्रीन जिम में जाने के लिए या पार्क में जाने के लिए 3 लेयर मास्क काफी है, लेकिन मेडिकल वेटिंग रूम के लिए ये शायद बेटर रहेगा। यहाँ पे पिन रहती है, पिन को हमेशा जोर से लगाना है, इतना जोर से लगाना है कि यहाँ से हवा नहीं निकले, आपके आंखों पे हवा नहीं आनी चाहिए, आपका चश्मा गीला नहीं होना चाहिए। तो फिट जिसको बोलते हैं, फिट होना जरूरी है। ना साइड से हवा निकल रही है, नीचे से हवा निकल रही है, ना ऊपर से निकल रही है, ये फिट होना जरूरी है। घबराइए मत, इससे सफोकेशन नहीं होगा, ये तो आपके ब्रीदिंग के लिए बना है। तो इसको पूरा टाइट रखना जरूरी है, तभी हम वायरस को या किसी जंतु को रोक पाएंगे। ठीक है, बाकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कई बार हम बोलने से झिझकते हैं। मैडम ने उसमें बात आई कि उन्होंने शादी 2015 में की, मतलब ट्रांसप्लांट होने के 4 साल बाद शादी की, और ट्रांसप्लांट होने के 5 या 6 साल बाद उनको बेटी आई। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ट्रांसप्लांट होने के बाद हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है। ट्रांसप्लांट के पहले वेदर इट इज मेल रेसिपिएंट और फीमेल रेसिपिएंट, फर्टिलिटी मेल्स में कम रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फीमेल्स में रेगुलर नहीं रहती है, कभी कभी
उसमें कंप्लीट नहीं रहता है, ओवुलेशन नहीं होता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं डायलिसिस के मरीजों में। तो फर्टिलिटी इंप्रूव होती है ट्रांसप्लांट के बाद, साइकिल्स फीमेल्स में नॉर्मल हो जाते हैं, स्पर्म काउंट और मोटिलिटी इंप्रूव हो जाती है, मेल प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। सो अगर आप यंग हैं, आपके लिए फैमिली लाइफ और फैमिली ग्रोथ जरूरी है, तो शायद केवल डायलिसिस पे आप ये अचीव नहीं कर पाएंगे, आपके लिए ट्रांसप्लांट करके ये अचीव करना जरूरी है। बस ये है कि ट्रांसप्लांट के बाद पहले साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, तो पहले साल में ये कोशिश नहीं करना है, बाद में करना है। ठीक है, तो ये एक और हमारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है पवन जी का। और एक हमारे मरीज हैं, उनका भी ट्रांसप्लांट हुआ था, और उनके ट्रांसप्लांट के 1.5 या 2 साल बाद उनको बेटी हुई, और वो भी आज स्वस्थ हैं, उनकी बेटी भी स्वस्थ है, और सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये फर्क बिल्कुल पड़ता है अगर आप यंग हैं। हमारे देश में यंग मरीजों को किडनी डिजीज ज्यादा होता है, और वी हैव टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। और बाकी फिर हम लोग अगर क्रिएटिन हमारा अच्छा है और यूरिन में प्रोटीन नहीं है, तो हम अच्छे हैं, हमारी किडनी अच्छी है। और एक्टिविटी चालू रखना जरूरी है, योगा करना जरूरी है, स्माइल करना जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबा समय अचीव किया है। ये कुछ नाम है, बिल थॉमसन 40 साल बिना डायलिसिस के रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के बंदा है। चार्ल्स पर्किंस, इसको भी 28-30 साल चली किडनी। और फिर थर्ड वर्ल्ड एग्जांपल्स भी है, थर्ड वर्ल्ड एग्जांपल्स भी है। यहाँ केन्या के ये एक मिस्टर डैन है, इनको भी जब तक ये पेपर लिखा गया था 26 साल हो चुके थे ट्रांसप्लांट को। तो ऐसा नहीं है कि ये तो अमेरिका की बात है, ऑस्ट्रेलिया की बात है, ये केन्या का भी एग्जाम्पल है। केन्या की इकोनॉमी हमसे कमजोर है, केन्या के सिस्टम्स हमसे कमजोर है, तो हम बिल्कुल इससे कुछ सीख सकते हैं और हौसला रख सकते हैं कि नहीं, हम भी वहाँ पहुंचेंगे। बिल्कुल, और ये दोनों बंदे बिल्कुल लगे हुए उस रेस में, सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली के रेस में लगे हुए हैं। ठीक है, तो बैक टू डॉक्टर सुनीति। धन्यवाद सर। कुछ सवाल लेना चाहेंगे हम? अगर संभव है तो पवन जी की माताजी, हमको पवन जी के पिताजी और मनोज की माताजी, उनको अगर हम थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। पवन जी की बेटी दिख रही है जी, हेल्दी योगा किट दिख अरे रही है। तो आपके डोनर्स कैसे हैं, क्या वो आसपास हैं? तो आ सकते हैं क्या? काका नमस्कार। म्यूट म्यूट, पवन शुड अनम्यूट। हाँ, काका नमस्कार, काय म्हणता, कशी आहे तब्येत? चांगली आहे? हो, व्यवस्थित आहे एकदम. तुम्हाला काही अडचण वाटते? आपण किडनी दान केली, आपल्याला तुमच्या जीवनात काही अडचण वाटते तुम्हाला? काहीच नाही, कुठेच काही नाही. व्हेरी गुड. तर तुम्ही पण योगा करता? संचलन वगैरे करत राहतो. गुड गुड गुड, तेवढं पण पुरे आहे. ऍज
की ऍक्टिव्ह राहणं जरुरी आहे आणि स्टेबल रहना जरूरी है आणि किडनी डोनेट करने के बाद हम कमजोर हो जाएंगे, हम किसी काम के नहीं रहेंगे, हम खटिया से लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये हमारे सामने है बिल्कुल, जो 10 साल बाद भी एकदम स्वस्थ हैं और बल्कि योगा भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी एनकरेजिंग। तुम्हाला काही संदेश द्यायचा आहे डोनर्सला जे विचार करतात आहे की डोनेट करायला हवं किंवा नको, किंवा भीती आहे त्यांच्या मनात? वगैरे करणार आहे त्यासाठी तुम्ही काय सांगू शकता? करायला काही हरकत नाही, काय कोणत्याही प्रकारचा मला त्रास नाही त्याच्यामध्ये. 10 वर्षांमध्ये कोणतेही काही 1% पण नाही. डोनेट करणं चांगली व्हेरी गुड. मला वाटतं. वेरी धन्यवाद। तो जी आपकी माता जी शायद आपके साथ इस समय नहीं है। मनोज, हाँ बोलिए ना। हाँ, आपकी माता जी है आपके साथ? नहीं मैडम, थोड़ा काम से माता जी बिल्कुल ठीक है, सब बिल्कुल ठीक। उनको कोविड के तबीयत अच्छी है? जो बात ये है कि ट्रांसप्लांट होने के बाद मुझे तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम आया था, हार्ट हुआ और उसके बाद वो बिल्कुल एकदम ठीक है। ये सबसे ज्यादा खुशी है। सही बात है, सही बात है। तो मनोज का कहना है कि उनको भले ही पहले महीने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया था, माता जी को तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आया, 10 साल बाद भी अच्छे हैं। थोड़ा कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, वो भी सेटल हो गया है और उनको इस बात की खुशी है कि उनको मेजर प्रॉब्लम नहीं आया है। और यही हम भी चाहते हैं। हम जब डोनर का सिलेक्शन करते हैं तो हमको मालूम है कि सामने है, लेकिन हम नहीं चाहते कि जो दूसरा बंदा जिसको कोई बीमारी नहीं है, केवल रेफरेंट ने बोल दिया इसलिए हम नहीं लेते। हम पूरी जांच करके, पूरा समझ के कि सारे रिपोर्ट नॉर्मल है और इनके बाद, इस डोनेशन के बाद इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इट हैज टू बी, जब बल्कि डोनर हमारा बड़ा प्रायोरिटी होता है। रेसिपिएंट तो बीमार है लेकिन हम नहीं चाहते कि डोनर आगे जाके बीमार हो। तो ये एक काफी एनकरेजिंग बात है कि 10 साल बाद भी दोनों के डोनर्स आज स्वस्थ हैं, अपना रूटीन लाइफ जी रहे हैं और जो सेटिस्फेक्शन इनको मिलता है, आप पवन जी के पिताजी के देख के मालूम पड़ता है कि इनकी वजह से एक लाइफ एकदम पूरी तरह से सेटल हो गई और जो उनको उस बात का सेटिस्फेक्शन मिलता है वो उसकी कोई गिनती नहीं, उसकी कोई गिनती नहीं। यू कैन नॉट मेजर इट। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगेन आई थैंक पवन फॉर हिज एनकरेजिंग एक्टिविटीज टुडे। सबका डर हट गया है शायद योगा से, और उनसे आप बिल्कुल यू कैन गेट इन टच विद पवन बाद में भी। अगर आप योगा सीखना चाहते हैं तो वो रेगुलरली क्लासेस लेते हैं, उनके क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं और एक्टिव रह सकते हैं। मैडम सर, एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। आज सुबह ही पवन और मनोज दोनों क्रिकेट खेल के आए हैं।
तो योगा के साथ साथ मैदानी खेल भी खेल लेते हैं दोनों। तो आप सभी का शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में आए, आपने योगदान दिया, इतना सारा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ किडनी डिसीज के बारे में, ट्रांसप्लांट के बारे में, और ट्रांसप्लांट के बाद जीवन कैसा होता है इसका इसके दो उदाहरण, और किडनी डोनेट करने के बाद कितना अच्छा महसूस होता है, और लाइफ या जीवन कितना बिना कठिनाइयों के भी गुजर सकता है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने आज यहाँ पे हमने रखा है। पवन जी, योग और योग साधना आपने इतने अच्छे से हमें समझाई है कि अभी तो यानी ऐसे लगता है कि इस भारतीय जीवन पद्धति जिसमें योग की बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये हमने सबने अपनानी चाहिए। ज्यादातर उन लोगों ने जो स्ट्रेस में है या जो कोविड के बाद की एक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, किडनी डिसीज के पेशेंट्स के बारे में भी आपने बताया कि ये किडनी के पेशेंट्स या ये पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स योगा कर सकते हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए हम आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। खांडेकर सर, कुछ और बताना या पूछना बाकी है? एक सवाल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मनोज, थैंक यू मिस्टर पवन, थैंक यू चौधरी आने के लिए और ऐसे बीपी टेस्ट पॉजिटिव, तो उससे बीपी कंट्रोल होने में हेल्प होती है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि बीपी जब अनकंट्रोल्ड है, जब बीपी बहुत ज्यादा है, उस समय एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। एक बार बीपी कंट्रोल में आ जाए, कई दिनों तक स्टेबल है, ये हम नजर आए, उसके बाद आजकल गैजेट्स भी आते हैं, इसमें हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कुछ गैजेट्स में बीपी भी आ जाता है, तो एक सिंपल सी वॉच भी आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। तो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट का मॉनिटरिंग हो सकता है। जैसे ही अलार्म आता है, कुछ बीपी ज्यादा दिखता है या सैचुरेशन कम दिखता है या हार्ट रेट बहुत ज्यादा दिखता है, तो रुक जाना है। तो शुरू में जब आपको मालूम नहीं है आपकी कैपेसिटी कितनी है, तो ये गैजेट्स काफी मदद करेंगे आपको। ठीक है, सो थैंक यू अगेन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू डॉक्टर सुनीति फॉर नाइसली कंडक्टिंग द प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा रहेगा, तो जिन लोगों ने मिस किया है या जिन्होंने इनिशियल पार्ट मिस किया है, वो भी शुरू में जाके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। नमस्कार, हैव अ गुड योगा डे टुमारो।